इस लेक्चर में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की। ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है जो रिफ्यूजी के बारे में रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है और उनकी पोजीशन देखता है, स्टेटस देखता है कि किस देश में कितने रिफ्यूजी है और उनके साथ क्या हो रहा है। रिफ्यूजी क्या है? रिफ्यूजी देखो, अगर किसी देश में मान लो एक कंट्री है, इस मैप से समझते हैं हम। अगर मान लो म्यांमार में किसी एक ग्रुप की कंट्री को, मतलब एक ग्रुप की जो कम्युनिटी है, किसी कंट्री में एक ग्रुप की कम्युनिटी को मार के भगाया जा रहा है, यानी कि मान लो अगर ये जैसे रोहिंग्या मुस्लिम है, रोहिंग्याज को यहाँ से मारा गया, पीटा गया और यहाँ से ये भाग के आगे इधर बांग्लादेश में, कुछ इंडिया में, तो ये रोहिंग्या क्या हो गए? बांग्लादेश में रिफ्यूजी कहलाएंगे, क्योंकि ये उस देश से इसलिए भाग के आए म्यांमार से। अगर ये वहाँ रहते तो इनकी जान को खतरा था, इसको मारा जा सकता था, इस सारी कम्युनिटी को, तो इसलिए ये कम्युनिटी सारी आ गई यहाँ पे। तो ये ऐसे जो भाग के आते हैं जान के खतरे को देखते हुए, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं रिफ्यूजी, उस देश में जो दूसरे देश में आए हैं। तो इसके लिए रिपोर्ट तैयारी करती है, लेकिन इसने अभी जो रिपोर्ट तैयार की है वो दी है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के लिए। यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब कोई आदमी अपने देश से बाहर ना जाए, अपने देश के अंदर ही रहे, लेकिन अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाए। जैसे मान लो हमारे इंडिया की बात करें, एमपी को छोड़ के चला जाए यूपी में, या यूपी का कोई आदमी छोड़ के चला जाए केरल में, या केरल का कोई आदमी छोड़ के चला जाए राजस्थान में। तो ये क्या है? हमारे देश में ही है, इंटरनली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमारे देश को छोड़ के गए नहीं है। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ? इंटरनल, यानी कि ये भी एक तरह से माइग्रेशन ही तो है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चला गया, माइग्रेशन, पलायन करके, हिंदी में बोलते हैं पलायन। तो ये माइग्रेशन हो गया, लेकिन कैसा है? इंटरनल। तो ये इस रिपोर्ट में कहा है यूएनएचसीआर ने कि लगभग नियरली 51 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 5 करोड़ 10 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं 2021 के पहले 6 महीने में। 33 कंट्रीज की ये रिपोर्ट है कि 33 देशों में पहले 6 महीने में 2021 में कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, विवाद हो रहा है, वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, इसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह पे चले गए अपने घर को छोड़ के। तो और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोविड-19 भी है, जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की। पॉवर्टी की वजह से कुछ छोड़ के चले गए अपने घर को, यानी कि गरीबी की वजह से। कुछ फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ भाई साहब भोजन ही नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए। कुछ क्लाइमेट एमरजेंसी की वजह से, क्लाइमेट एमरजेंसी की वजह से इस क्या है कि जैसे मान लो कहीं पे भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आता ही रहता है, या कहीं पे साइक्लोन आता रहता है, कहीं पे वॉल्केनो फटते रहते हैं, इनकी वजह से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका है भाई साहब, ये वाला अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लोग डिस्प्लेस किए हैं इंटरनली, मोस्ट वनरेबल है ये अफ्रीका। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जो हमने ऊपर जाना, ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपने घर को छोड़ के फोर्सफुली अपने घर को छोड़ के चले जाएं, कंट्री में ही, कंट्री को ना छोड़ें, हैव नॉट लेफ्ट देयर कंट्री, अपनी कंट्री को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ये उसी कंट्री में रहेंगे। जैसे इंडिया में तो इंडिया में ही रहेंगे, लेकिन अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे, यानी कि फोर्स्ड टू लिव देयर होम्स बट हैव नॉट लेफ्ट देयर कंट्री। तो फैक्टर क्या है डिस्प्लेसमेंट के? देखो वही जो ऊपर हमने डिस्कस किए, एक तो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विवाद झगड़ा हो जाता है आपस में, किसी से, पड़ोसी से, या किसी से, या कोई और विवाद हो गया, या कम्युनिटी का विवाद हो गया, जात के नाम पे लड़ रहे हैं लोग या धर्म के नाम पे। दूसरा वायलेंस, हिंसा हो गई किसी के भी नाम पे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो गवर्नमेंट, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे गांव था, यहाँ पे डैम बना रही है, रिवर निकाल रही है, कैनाल, नहर बना रही है, यहाँ से रोड रेलवे बना रही है, तो लोगों को जाना पड़ेगा फिर वहाँ से, इसकी वजह से हो गए। या फिर डिजास्टर आ, कोई आपदा संकट आ गया, भूकंप या कोई साइक्लोन वगैरह आ गया, चक्रवात, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गई, या कोई क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से। कंपोनेंट क्या है? देखो दो कंपोनेंट हैं इस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के, एक तो है इनवॉलेंटरी या कोर्सिव, कोर्स्ड, कोर्स का मतलब है फोर्सफुली, जबरदस्ती लोगों को जाना पड़ता है, इनवॉलेंटरी, उनकी मर्जी नहीं होती, माइग्रेंट चले जाते हैं। और एक पर्सन देखो इंटरनेशनली क्या है, ये रिकॉग्नाइज है कि स्टेट के बॉर्डर के अंदर ही रहेंगे, विद इन स्टेट के बॉर्डर। तो ये रिफ्यूजी से बिल्कुल अलग हैं। रिफ्यूजी से अलग कैसे हैं? रिफ्यूजी हो गए भाई साहब, देखो जो 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, एक सबमिट हुआ था, मीटिंग हुआ था 1951 में, इसमें बहुत सारी कंट्री साथ में आई थी, लेकिन इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, ये याद रखना आपको। इसमें यह था कोई रिफ्यूजी होगा, उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सारी कंट्री मिलकर काम करेंगी। यानी कि जैसे मान लो रिफ्यूजी आ गया म्यांमार से,
बांग्लादेश में आ गए ये रोहिंग्या मुस्लिम। तो जब बांग्लादेश में आ गए भाई साहब ये, तो बांग्लादेश क्या है, इन्हें वापस नहीं भेजेगा बांग्लादेश। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि इनकी जान को खतरा है। रोहिंग्या मुस्लिम अगर म्यांमार में गए तो इनको मार दिया जाएगा। तो ये रिफ्यूजी कन्वेंशन है जो 1951 की, यही था, अगर उनकी जान को खतरा है तो वो वापस नहीं भेजेगी ऐसे रिफ्यूजी को। तो रिफ्यूजी क्या हो गए 1951 की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग? ऐसा आदमी, ऐसे पर्सन जिनको उसके देश में परसिक्यूटेड किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और फोर्सफुली उन्हें कंट्री को छोड़ना पड़ रहा है, अपनी नेटिव कंट्री को, जिनके वो मूल निवासी थे उसको छोड़ना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से उनको रिफ्यूजी बोला जाता है, क्योंकि वो जाके अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने लगे और वहाँ के वो नागरिक है नहीं। तो ये प्री कंडीशन है किसी भी पर्सन के लिए रिफ्यूजी कहलाने के लिए, कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगा। यानी कि जैसे म्यांमार से आगे बांग्लादेश में, तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, म्यांमार और बांग्लादेश का। या म्यांमार से आगे इंडिया में, तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया ये। तो इंटरनेशनल बॉर्डर उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है, तभी उन्हें रिफ्यूजी बोलते हैं। यानी कि कंट्री के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो रिफ्यूजी नहीं है। तो देखो रिफ्यूजी के लिए तो देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जैसे 1951 की कन्वेंशन है, या 1967 की एक प्रोटोकॉल हुई थी 1967 की। तो इसके लिए तो दो कन्वेंशन प्रोटोकॉल हैं रिफ्यूजी के लिए, लेकिन ऐसा इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो पीपल हुए उनके लिए ऐसा कोई भी कन्वेंशन, मीटिंग, एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है उनके लिए। और देखो कोई भी ऐसी सिंगल एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करे, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए काम करे। लेकिन देखो फिर भी हाउएवर मतलब फिर भी यूनाइटेड नेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पे। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पे कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन के, जिनसे उनको डील किया जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल को। देखो कुछ चैलेंजेस हैं इंटरनली डिस्प्लेसमेंट पर्सन के लिए। कौन कौन से चैलेंजेस है, मतलब क्या क्या चुनौतियां आती हैं उन लोगों के सामने जब वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ये परेशानियां आती हैं, ये चैलेंजेस आती हैं, चुनौतियां आती हैं। पहला है फिजिकल अटैक। देखो जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, बिहार से लोग मान लो केरल के में चले गए, तो केरल वाले उन्हें भगा देते हैं, मार के भगा देते हैं, यानी कि उन पर फिजिकल अटैक किया जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आ गए, हमारी जॉब छीन रहे हैं। या कहीं और चले गए, या फिर मान लो किसी और प्लेस से, एमपी से लोग चले गए कहीं पे, पंजाब में, हरियाणा में, तो फिजिकली अटैक होता है। दूसरा सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उनके साथ, लिंग के आधार पे भेदभाव होता है और सेक्सुअली अटैक होता है उन पे। फैमिली मेम्बर को से सेपरेट हो जाते हैं वो, क्योंकि फैमिली मेम्बर को छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा एक ये परेशानी भी है, उनके पास एडिक्वेट शेल्टर नहीं होता भाई साहब, घर भी नहीं होता। जब अपने घर को छोड़ के यहाँ से चले गए दूसरी जगह पे, घर बनाना इतना आसान थोड़ी नहीं है। फूड एंड हेल्थ सर्विस उनके लिए प्रोवाइड नहीं होती, भोजन की परेशानी होती है। अपनी प्रॉपर्टी सारी खो देते हैं, लैंड उनके पास जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि छोड़ के चले गए दूसरी जगह पर। लैंड खरीदना इतना आसान थोड़ी नहीं है, आजकल आपको पता है रेट कितने हैं लैंड के। नेक्स्ट है कि इंडिया में क्या पोजीशन है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की। देखो इंडिया में ऐसी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो डिस्प्लेस पर्सन के लिए, जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन है उनके लिए कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, मतलब एक तरह से उनके लिए कुछ मेजर्स ले, स्टेप ले। ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोऑर्डिनेटिंग डेटा भी नहीं है कोई। लगभग 2019 का डेटा देखें, लगभग 5 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि लगभग 50 लाख पीपल 2019 में इंडिया में डिस्प्लेस्ड हुए हैं। और पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में ज़्यादा हुए, इंडिया उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे है। ये 2020 की ग्रिड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ग्रिड का मतलब है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ये 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50 लाख पीपल इंडिया में डिस्प्लेस हुए हैं इंटरनली। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में? देखो इंडिया में कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ना ही तो कोई संस्था बनी हुई है कि इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के लिए काम करे, ना ही कोई पॉलिसी बना रखी है। और देखो ना तो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के लिए है पॉलिसी, और ना ही रिफ्यूजी के लिए भी है। रिफ्यूजी के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है इंडिया में। और इंडिया ने देखो ना तो 1951 की कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, मतलब प्रमाणित किया है, ना तो साइन किया है, ना रेटिफाई किया है, और ना ही 1967 की प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, मतलब प्रमाणित नहीं किया है अपने देश में। रेटिफाई का मतलब है पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है उसको, जब रेटिफाई कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो रेटिफाई नहीं किया है, यानी कि इंडिया नहीं मानता इन प्रोटोकॉल को, नहीं कन्वेंशन को। यानी कि जो यूएनएचसीआर के अधिकारी आते हैं ये इंस्पेक्शन करने के लिए, रिफ्यूजी के देखभाल के लिए, उनको भी ये परमिशन नहीं देता है, एक्सेस नहीं देता है इंडिया। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये ऊपर हमने जो डिस्कस किया था। इसके साथ साथ देखो जो रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाता है इंडिया के द्वारा,
वो देखो वॉलंटरी बेस पे दिया जाता है, डिस्क्रिशनरी के बेस पे, यानी कि डिस्क्रिशन का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार उसे देती है पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के इनके रिफ्यूजी डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। जब कोई बाहर से आता है, बाहर देश से हमारे यहाँ पे कोई पर्सन आता है इंडिया में, तो फैक्टर कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के? इंडिया में क्यों होता है, लोग क्यों माइग्रेट कर जाते हैं इंटरनली, अपने घर को छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते हैं? पहला रीजन है सेसेशनिस्ट मूवमेंट। देखो बहुत सारे एरिया में ऐसे आंदोलन होते रहते हैं सेसेशनिस्ट। सेसेशनिस्ट का मतलब है जो डिमांड करते हैं हमें अलग स्टेट बनाए हमारा मिला के, या अलग कंट्री की डिमांड करते हैं। जैसे पंजाब में होता है, समझ रहे हो, जैसे नागा में नागा मूवमेंट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं, असम मूवमेंट होते रहते हैं, जम्मू कश्मीर में वार चलता रहता है, कश्मीरी पंडित छोड़ के आ गए वहाँ से बहुत सारे, आपने सुना ही होगा। आइडेंटिटी बेस्ड ऑटोनॉमी मूवमेंट चलते रहते हैं, जैसे बोडोलैंड में, बोडोलैंड भाई साहब रीजन है असम में, वहाँ पे ये डिमांड करते रहते हैं हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमें हमारे लिए अलग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। पंजाब में चलता रहता है भाई साहब ये खालिसा लैंड की डिमांड करते रहते हैं, खालिस्तान खालिस्तान की डिमांड करते रहते हैं। गोरखालैंड एक लद्दाख में ये डिमांड चलती रहती है, इसके तहत वायलेंस होते रहते हैं, हिंसाएं होती रहती हैं, तो लोग वहाँ से आ जाते हैं। लोकलाइज्ड वायलेंस भी होती रहती है, हिंसाएं होती रहती हैं, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्प्यूट होते रहते हैं, जाति के आधार पर लोगों को मारा पीटा जाता है, तो वो उसकी वजह से वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, गांव से, विलेज एरियाज से। रूरल एरियाज में लगभग ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे कास्ट बेस्ड डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, धर्म के आधार पे आ जाते हैं, या सन ऑफ सॉइल की जो पॉलिसी है, सन ऑफ सॉइल का मतलब है कि जिस स्टेट के हैं वो अपना मानते हैं, दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं आने देते इंडिया में ही, तो सन ऑफ सॉइल का ये पॉलिसी है जो ये ज़्यादा डिमांड इसकी रहती है। नेक्स्ट है कि रेजिडेंसी और डिनाइल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं ना, तो उन्हें रेजिडेंस की फैसिलिटी होती है ना ही एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो रोजगार ढूंढने तो जाते हैं, अगर उन्हें नहीं मिला तो भाई साहब उनके जो नॉन इंडिजिनस ग्रुप है, यानी कि जो मूल निवासी नहीं है, जैसे बिहार से कर्नाटक में आ गए, यूपी से केरल में चला गया, या एमपी से चले गए पंजाब हरियाणा में, तो ये भाई साहब उनको एक तरह से अधिकार, उनके उल्लंघन होता है, अधिकारों का वायलेंस होता है, मतलब वायलेशन होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो पर्यावरण के आधार पे भी, या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया है गवर्नमेंट को, उसके आधार पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे मान लो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना रही है, कोई कंपनी बना रही है और लोगों की ज़मीन एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, या कोई डैम बना रही है, रोड बना रही है गवर्नमेंट, माइंस वहाँ पे खदानें कोई खुदाई कर रही है, या पावर प्लांट बना रही है, कोई बिजली उत्पादन करने के लिए कोई कंपनी बना रही है, या नया शहर डेवलप कर रही है, तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर कर लेगी तो उन्हें पैसा तो देगी, लेकिन वहाँ से तो वो लोग जाना ही पड़ेगा उन्हें छोड़ के। फिर वो वे फॉरवर्ड में, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहली तो बात यह है कि नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इन लोगों की जो डिस्प्लेस पीपल हैं उनके डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ हो उनकी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग जस्टिस, कि उन्हें भाई साहब न्याय देने के लिए उन्हें एक तो उनकी सोशल सिक्योरिटी और एम्यूनिटी प्रोवाइड करें, यानी कि सुख सुविधा दें जहाँ पे वो डिस्प्लेस होके गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या शेल्टर की फैसिलिटी, घर बना के दें उन्हें। जो इनएडिक्वेट हाउसिंग की फैसिलिटी, यानी कि उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है तो रहने के लिए घर दिया जाए। लो पेड एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट की एक तरह से व्यवस्था की जाए स्किल प्रोवाइड करके। इनसिक्योर हजार्डस जो वर्क हैं उन पे देखो, उनके लिए वनरेबल पीपल होते हैं जैसे वुमन चिल्ड्रन, उनकी ट्रैफिकिंग कर दी जाती है या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो इनसे उन्हें सिक्योर किया जाए। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं